तो आज हम जो है इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पढ़ा हुआ है, वो लेजर फॉर्म में था, आपने उसको देखा। अब हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो कि आजकल यही ट्रेंड है। प्रॉफिट को या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है। तो हम भी वही सीखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मेट है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन हम करेंगे। पहले हम फॉर्मेट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने जो आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस किया था, वैसे ही इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंपनी का नाम जो भी होगा, ठीक है, सपोज ABC। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना होता है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इसका ये नाम आजकल न्यू नेम ये है इसका। वैसे नॉर्मली लोग इसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, इनकम स्टेटमेंट। न्यू नेम इसका ये है जो पहले लिखा है, और लेकिन लोग इसको जो है वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये मुमकिन है कि आप अगर कल को कहीं पे टेस्ट या इंटरव्यूज में जाएं तो इनकम स्टेटमेंट के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसी की बात कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की। ठीक है, ये उसका नाम है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर। बेस्ट जो इसका वर्ड है वो फॉर द पीरियड ही है, फॉर द पीरियड एंडेड ऑन, जो भी होगा 31 दिसंबर 2017, 18 जो भी होगा वो आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ये एक इस पे काम करना है छोटा सा। इस तरह से आप जो है वो इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो पर्टिकुलर्स या डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप रुपीस लिखेंगे, यहाँ पे भी रुपीस, इधर भी और इधर भी रुपीस लिख दें या अमाउंट लिख दें, दोनों ठीक है बस। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू हो जाना है। क्वेश्चन आपके पास वैसे ही ट्रायल बैलेंस गिवन होगा जैसे पहले गिवन होता है। जैसे आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया था ना अकाउंट फॉर्म में, उसमें भी आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। इसमें भी आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। आपने क्या करना होगा, ट्रायल बैलेंस से सेल्स उठानी होगी। यहाँ पे आप हेडिंग पहले देंगे सेल्स रेवेन्यू की। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने जो है वो मार्कर से दे सकते हैं, बोल्ड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा सेल्स। ठीक है, सेल्स लिखने के बाद सेल्स या सेल्स रेवेन्यू जो भी होगा लिखने के बाद यहाँ पे उसकी आप अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद फिर आपने जो है इसमें दो चीजें लेस करनी है। जो भी ये सेल्स होंगी इससे दो चीजें आपने लेस करनी है। एक आपके पास जो है वो सेल्स रिटर्न, ठीक है, वो आप यहाँ से लेस कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज लेस कर सकते हैं आप, अगर कोई सेल्स डिस्काउंट गिवन है तो सेल्स डिस्काउंट है तो वो भी आप यहाँ से लेस करेंगे। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उससे आप नाम देंगे नेट सेल्स का। किसका नाम, क्या नाम देंगे बेटा, नेट सेल्स का। और वो नेट सेल्स जो है आप यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कि टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न और सेल के ऊपर जो डिस्काउंट है वो लेस करने से आपके पास क्या आती है, नेट सेल्स आती हैं। अब आपसे पेपर में जो है MCQ बेस्ड पेपर है तो वहां से आपसे पूछ लिया जाता है कि नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या फिर सेल्स माइनस सेल्स डिस्काउंट, या फिर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स डिस्काउंट।
या फिर कोई और ऑप्शन दे दी जा सकती है आपको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और माइनस सेल्स डिस्काउंट। क्लियर है? सही है जी सर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ तक सेल्स की सारी वर्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है यहाँ से शुरू करनी है एक और वर्किंग जो कि परचेजेस के हवाले से होगी। सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकती है, बाकी कोई फर्स्ट डेट आपको दे देगा जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं उस हिसाब से। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग जो है वो मर्चेंडाइजेस कह सकता है। ठीक है, कुछ भी कह सकता है वो लिख सकता है कि फर्स्ट 2020। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट डेट है, तो इट मींस ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास परचेजेस आएगा। ठीक है, सही है। तो परचेजेस आपने लिखना है। ठीक है, परचेजेस आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद क्या करना है आपने परचेजेस में, अब ये क्या है, परचेजेस के अंदर दो चीजें जो है ना वो आ सकती हैं। परचेजेस के अंदर दो चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। वो क्या चीजें हो सकती हैं, उसमें दो चीजें आप लेस कर सकते हैं। एक लेस कर सकते हैं आप परचेज रिटर्न, और सर परचेज रिटर्न, रिटर्न। और एक आप जो है वो परचेज डिस्काउंट लेस कर सकते हैं। बिल्कुल सेल वाला हिसाब है सर। हाँ, दोनों के अमाउंट्स यहाँ पे लिखेंगी। इनका जो है यहां से आप माइनस कर देंगे इसको। ये आप इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन है आपकी, जैसे आप चाहें अपनी वर्किंग कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएंगी फिर, नेट परचेजेस। जैसे वो नेट सेल्स आया था ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, नेट परचेजेस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगी, नेट परचेजेस। तो आप नेट परचेजेस यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, नेट परचेजेस आ जाएंगी। ये आपके पास क्या आई है, नेट सेल्स आई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नेट परचेजेस लिख देनी है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, इसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं। फिर ऐड क्या चीज कर सकते हैं हम, एक अगर कोई भी एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस जो आपने पढ़े थे, याद है आपको, कैरेज इन, फ्रेट, फ्रेट इन, ठीक है, कार्टेज, वेजेस, ठीक है, या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, ये ड्यूटी होती है एक, ऑक्ट्राई ड्यूटी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जो भी एक्सपेंसेस गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। इंश्योरेंस भी होगी सर? जी बेटा, इंश्योरेंस? इंश्योरेंस नहीं आएगा। इंश्योरेंस अगर गुड्स की करवाई हुई है आपने, गुड्स जो है आ रही है उसकी अगर इंश्योरेंस करवाई है तो वो आएगी। एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, वो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं उस पर हम बात कर चुके हैं पहले। तो जितने भी होंगे वो सारे आपने जो है इकट्ठे करके यहाँ पे ऐड कर देने हैं इसमें। और यहाँ पे आपके पास आपने क्या करना है फिर, इसका ये नेट परचेजेस जो आई है इसका और इसका, इन दोनों का टोटल करके जो है आपने यहाँ पे लिख देना है। और इसे आपने क्या नाम देना है, इससे आप नाम दे दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। ठीक है, इसको आप क्या नाम दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अब याद रखिएगा इसमें भी हमने ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड नहीं किया। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, वैसे इसको क्या नाम दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड का। अब मैंने क्या करना है, अब मैं ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड को ऐड करने लगा हूं। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे कुछ आंसर आएगा। ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स
अवेलेबल फॉर सेल। अब दो तीन चीजें अपने ध्यान में रखिएगा। आपके पास कुछ चीजें साल के स्टार्ट में पड़ी थी, कुछ वैल्यू की चीजें, कि सपोज आपके पास जो है शॉप में 50,000 का सामान पड़ा था जब साल शुरू हुआ। उसके बाद कुछ सामान आपने खरीदा, उसमें कुछ रिटर्न कर दिया, कुछ में आपको डिस्काउंट मिला, तो आपके पास वो सामान आ गया जो कि आपने खरीदा है। लेकिन उस जो सामान खरीदा है उस पर कुछ कॉस्ट भी आई है मजीद, वो सारी आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट जितना माल आपने खरीदा है वो आ जाएगा। तो जितना माल आपने खरीदा है और जितना शुरू शुरू में आपके पास पड़ा था, जब इस दोनों को हम टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसके बाद इसमें से हम अगर ये वो सामान है जो कि हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है, टोटल सामान, ओपनिंग वाला भी और बाद में जो हमने परचेज किया और जो खर्चे शर्चे हुए वो सारा मिला के वो सामान है जो कि हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है। लेकिन अब साल का एंड हुआ तो पता चला कि हमारे पास इतना सामान बचा पड़ा है, स्टॉक, एंडिंग इन्वेंट्री, या एंडिंग स्टॉक, जो भी होगा। तो इससे क्या मुराद है कि वो स्टॉक जो अभी आपके पास बचा पड़ा है, एंडिंग स्टॉक से क्या मुराद है, वो स्टॉक जो साल के एंड पे आपके पास बचा पड़ा है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, टोटल स्टॉक जो के पास आपके लिए सेल के लिए था, सपोज 10,000 एक चीज के 10,000 किलो आपके पास चीनी टोटल थी सेल करने के लिए, जिनमें से वो कहता है कि 3,000 चीनी साल के एंड पे बची पड़ी है, तो बाकी 7,000 चीनी का क्या बनेगा, 7,000 केजी शुगर होगी उसका क्या बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, ये किधर गई है। सर ये नेक्स्ट का ओपनिंग स्टॉक होगा, नेक्स्ट आगे। एक बात आपको मैं बता रहा हूँ कि टोटल आपकी बात सुने, ये कोई अकाउंटिंग की बात नहीं, ये एक जस्ट आप कह सकते हैं, आप क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइफ में आप उसे जज करें। टोटल आपके पास 10,000 की जो है ना, 10 केजी जो है वो शुगर पड़ी थी शॉप में, 10 केजी जो है शॉप में शुगर थी टोटल। अब 31 दिसंबर आ गई, तो अब आप शुगर चेक करने लगे हो तो आपके पास सपोज 3,000 केजी जो है ना वो बची पड़ी है, 3,000 केजी जो है वो बची पड़ी है। तो बाकी 7,000 केजी किधर गई होगी, सेल हो गया सर, सेल हो गई होगी, ओपनिंग स्टॉक हो गया, वो सेल हो चुकी होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बच गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे आप जो है उसकी अमाउंट लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, टोटल जो गुड्स पड़ी थी उसमें से वो जो एंडिंग स्टॉक है वो लेस कर दिया आपने, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपके पास आ गई। इसको जो है आप यहां पे लिखेंगे, ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पे आ गई। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आना है, वो कैसे आएगा, प्रॉफिट कैसे आता है, ये सेल्स है ना, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब टोटल सेल्स, सपोज 10,000 की जो 7,000 की जो चीजें थी वो कितने की बेची थी आपने, सपोज 20,000 की बेची हैं, तो 20,000 आपके पास सेल्स है, उसमें से 7,000 की चीजें आपने बेच दी, तो बाकी आपके पास यहाँ पे जो है वो 13,000 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। वो 13,000 आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। उसमें फिर आपने जो है आगे एक्सपेंसेस कुछ लेस करने हैं, उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। ये आपके वो सारे एक्सपेंसेस होंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के आपने एक्सपेंसेस पढ़े थे। वो क्या क्या थे, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया होगा यहाँ पे। एक सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर फर्दर मजीद कुछ एक्सपेंसेस आते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर मजीद जो कुछ एक्सपेंसेस आते हैं उनके मैं नाम बता रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मेट के लिए। सेल्स सैलरी, जो बंदे सेल्स कर रहे हैं उनकी सैलरी, ठीक है, एंड कमीशन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो सकती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसके बाद जो है आपके पास एडवर्टाइजमेंट
एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो भी सेल्स के हवाले से ही है। उसके बाद आपके पास जो है रेंट, स्टोर्स के जो है, स्टोर्स के रेंट जहाँ पे आपकी चीज़ें सेल हो रही हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सेल्स सप्लाईज हो सकती हैं, और कोई भी अदर सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है, अदर सेलिंग एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और सेलिंग एक्सपेंस हैं। उसके बाद हमारे पास जो है आगे एक और कैटेगरी हमने बनाई हुई है, वो है एडमिन एक्सपेंसेस की, ठीक है। उस कैटेगरी में क्या है, एडमिन एक्सपेंसेस में हमारे पास जो है वो ऑफिस का वर्ड जहां पे भी आ जाए वो आपने यहां पे ले आना है। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अलावा जो है डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी एडमिन, अदर एडमिन एक्सपेंसेस, इसके अलावा कोई मिसलेनियस और जनरल एक्सपेंसेस का भी एक होता है, मिसलेनियस एंड जनरल एक्सपेंसेस, वो भी आप लिख दीजिएगा, जनरल एक्सपेंसेस। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे इन सबको जितने एक्सपेंसेस भी होंगे यहाँ पे आपने लिखना होगा। जो आपके पास सेलिंग एक्सपेंस होंगे उनका टोटल आप करेंगे। टोटल करने के बाद यहाँ पे वो लिख देंगे आप, और इधर से आप एडमिन एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, और फिर इन दोनों का टोटल करके आप यहाँ पे लिख देंगे। और फिर जो है इसको हम लेस कर देंगे। ये जो टोटल होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ये सारे क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दो एक्सपेंसेस आते थे में, उन सब का टोटल किया हमने और दोनों का फिर टोटल करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास जो आएंगे वो आपने क्या करने होते हैं, लेस करने होते हैं, वो आपने लेस करने होते हैं। तो आप लेस कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक इसे आप कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपके पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। और फिर जो है जब एक्सपेंसेस आप ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस टोटल लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देंगे। उसके बाद कोई अदर एक्सपेंसेस यहां पे हैं, अदर एक्सपेंसेस कोई हैं, ठीक है। और अदर इनकम्स जो हैं वो आपने लिखनी होंगी। अदर एक्सपेंसेस में आपके पास जो है, अदर एक्सपेंसेस में आपके पास जो है ना वो मैं लिख बता देता हूँ कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एक आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, इंटरेस्ट। हमारे तो कोई नहीं अभी बताया, कोई भाई बात टेस्ट तो बाबू क्यों चले जाए। और अदर इनकम में आपके पास एंड होगी ना, मतलब जो वो होगी सर से कि हाँ मेरा फाइनेंस सब जो आपके पास अदर एक्सपेंसेस होंगे वो आपने लेस करने होंगे, और जो आपके पास अदर इनकम होगी वो ऐड करनी होगी। से आपके भाई मतलब आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, वो अपने प्रेजेंटेशन करनी होगी। प्रेजेंटेशन भी ये देखो भाई लेक्चर हमारा सुन रहा है। लेवल है सर। यार जुबैर माइक बंद कर लो अपना। क्या करना है माइक बंद करके, वो लेक्चर सुन रहा है।
आपने एक्सपेंसेस लेस कर देने और जो भी आपके पास इनकम होगी वो आप इनकम जो है वो ऐड कर देनी है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंपल। ये स्टेटमेंट फॉर्म में है। अब मसला बाकी कोई नहीं है, ये सारी चीजें आप याद कर लेंगे। मसला ये है कि अमाउंट कहाँ पे लिखनी है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो ये अमाउंट मैटर नहीं करती, आप जहां पे मर्जी लिखो, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन ठीक हो। प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है कि ऐसा ना हो कि आप नेट सेल्स में से जो है कोई और काम कर रहे हो, नेट सेल्स में जो है वो परचेजेस ऐड कर रहे हो, ऐसा ना हो। ठीक है, आप कुछ इस तरह का इसका सिस्टम चलाएं, चाहे आप 2 कॉलम्स ले लें, ठीक है, वर्किंग साथ साथ करते जाएं, ठीक है, कि चीजें आपस में मिक्स ना करें। आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो है वो सेल्स में से जो है वो लेस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो लेस करना है। ऐसा ना हो कि आप ओपनिंग स्टॉक कर रहे हो या परचेजेस कर रहे हो। ठीक है, तो बाकी चीजें इतना बड़ा मसला नहीं है, और लाजमी नहीं कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे, ये 4 आप इस तरह के बनाओ और ये सब ये करो वो करो, वो आपकी मर्जी है। आप अपनी कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, आप अपनी ये कैलकुलेशंस जो है वो यहीं पे पेज पे साथ रफ भी कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आप 2 कॉलम्स बना लो और सारा क्वेश्चन कर लो। सर ये एक बार रिवाइज कर दें सर, सारे जो अपने यानी लिस्ट बनाई है। मैं कर देता हूँ। आपके पास बेटा सबसे पहले सेल्स आपने ले लेनी है, सेल्स में से 2 चीजें आपने लेस करेंगे तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो सेल्स जितनी है उसमें से सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट लेस करूंगा तो मेरे पास नेट सेल्स आ जाएंगे। मैंने नेट सेल्स लिख लेना है, ये मेरे पास सेल्स क्या है, ये इनकम है, तो मैंने इनकम की वर्किंग यहां तक कर ली। अब बारी है एक्सपेंसेस की। इनकम स्टेटमेंट में भी 2 चीजें आती हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंसेस। तो इनकम जो थी हमारी मेन जो इनकम है सेल्स से जो होनी है वो मैंने लिख दी यहां तक, मेन जो सेल्स से होनी है वो मैंने यहां तक लिख दी। दूसरे लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आप करते थे काम, ये वही काम हो रहा है। सेल्स लिखते थे, उसमें से सेल रिटर्न भी लेस करते थे, और कोई सेल्स का डिस्काउंट होगा तो वो भी आप लेस करते थे, तो ये भी वही काम हो रहा है। मतलब तो ये राइट साइड वाले जो है ये क्रेडिट साइड में आ रहे हैं 2 कॉलम, और राइट लेफ्ट साइड वाले ये डेबिट साइड वाले हैं। बनाना, ये कंसेप्ट नहीं बनाना, हाँ ये गलत है। ये मैं कहता हूँ कॉलम मैटर नहीं करते। नहीं सर, उनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर अपने यानी कि समझने के लिए अगर हम ये वो चीज, आप अपना ये कंसेप्ट जो है ना वो किसी और के साथ उसको लिंक ना करें, ऐसा कुछ ना कहें आप। ठीक है, ये आगे जाके चीजें चेंज हो जानी है, इसलिए कह रहा हूं मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेल्स को जो है वो लिखा आपने, उसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो आपने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, जैसे आप डेबिट साइड पे लिखते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे उसमें परचेजेस ऐड करते थे, तो परचेजेस मैंने जो है वो लिख दी, उसमें थोड़ी सी मैंने वर्किंग करनी है, उसमें से 2 चीजें मैंने लेस करनी है, वो 2 चीजें मैंने लेस कर दी। ठीक है, आप ये दोनों चीजें यहाँ पे इकट्ठी भी लेस कर सकते हैं। सपोज आप सेपरेट इसका यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे इकट्ठी लिख दिया आपने, और फिर जो है आपने उसे लेस कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पास ये क्या आ जाती है, नेट परचेजेस आ जाती हैं। आपके पास ये क्या आ जाती हैं, नेट परचेजेस आ जाती हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ चीजें ऐड करनी होती है, वो ऐड क्या होते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड आ जाएगी कि सपोज ये चीज मैंने जो है वो इतने की परचेज की, इतनी मेरे पास रिटर्न हो गई, और बाकी इस पे इतने खर्चे आए, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, जो चीजें मैंने परचेज की हैं उस पर कितनी कॉस्ट आई है वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी चीजें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हैं, जितनी चीजें मैंने परचेज की हैं और जितनी चीजें मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी पड़ी हैं, इन दोनों को जब मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, अवेलेबल फॉर सेल, टोटल गुड्स आ जाती है अवेलेबल फॉर सेल। सपोज 3000 की चीजें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, 7000 की मैंने और परचेज की, तो 10,000 मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल गुड्स आ जाएंगी जो अवेलेबल फॉर सेल होंगी, टोटल गुड्स आ जाएंगी जो कि सेल के लिए अवेलेबल होंगी। अब उसमें से क्या हुआ, कुछ चीजें मेरे पास एट द एंड बच गई, तो बाकी जितनी चीजें होंगी इट मींस कि वो सारी बिक गई हैं, वो मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं सेल्स में से जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो लेस कर दूंगा। अब ये फार्मूले में आपसे पूछा जा सकता है क्या, किस क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में, नेट सेल्स कैसे आती है, नेट परचेज कैसे आती है, उसके एमसीक्यूज में बना दूंगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज कैसे आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज कैसे आती है, उसमें मैंने परचेजेस में से लेस करनी होती है ये सारी चीजें, और ऐड करनी होती है ये सारी चीजें, तो मेरे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज आ जाती है।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे आती है? तो मुझे पता होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज से क्या आती है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आती है। फिर मैं पूछ सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है, तो आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री किसमें से, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। फिर जीपी कैसे आता है, तो आप कह सकते हैं कि नेट सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीपी आ जाता है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद मैं यहां से पूछ सकता हूं कि ऑपरेटिंग इनकम कैसे आएगी, तो आप कह सकते हैं कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करने से, क्या लेस करने से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने से जो है मेरे पास वो जीपी आ जाता है। ठीक है, तो फिर जीपी के बाद मैं पूछ सकता हूं कि नेट प्रॉफिट कैसे आ सकता है, तो आप कह सकते हैं अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम जो है वो लेस करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब पेपर में तो ये नहीं होना कि मैं आपसे ये पूरी इनकम स्टेटमेंट बनवाऊं, वहां तो एमसीक्यूज होने हैं, तो एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं। ठीक है सर। इसके आप पिक्चर बना लें, वैसे ये शेयर भी मैंने कर दी है, फर्दर इस पे आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है ओके सर। इसको थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा इसको जो है वो ऑब्जर्व करें, ठीक है, कि इस पे कैसे काम कर रहे हैं हम, ठीक है, इसमें क्या चीज हो रही है, ये सारी कंसेप्चुअल चीजें हैं, मतलब कि ये समझने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो समझ आएगी कि ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू है यहाँ तक, और फिर जो है मेरे पास ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फिर एक्सपेंसेस की सेटिंग में कैसे कर रहा हूँ, कहाँ पे लिख रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा आपने जो है वो 15-20 मिनट फोकस करना है कि ये सब कैसे हो रहा है। तो ऐसे पढ़ना नहीं है, फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो वन बाय वन स्टेप वाइज हो रही हैं, ऐसे नहीं हो रही अपनी मर्जी से। यहाँ तक जीपी से पहले तक ये सारे आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आपने जीपी जो है वो कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद ये आपके सारे एक्सपेंसेस कौन से होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले होंगे, वो आपने यहाँ से लेस कर लिया। सर इनको ना सर आप बॉर्डर लाइन कर दें 1 मिनट सर के लिए, ताकि इसका स्क्रीनशॉट में आसानी से जो सर जिस तरह डिफरेंट हो रहे हैं ना। नहीं सर ये जो इनके बॉक्सेस में है, जो अच्छा बॉक्सेस इनके अपने बॉक्स, जी सर, ये जो कॉलम बने हैं एक वर्किंग ये बनती है, एक वर्किंग ये बनती है, वर्किंग ये बनती है, और फिर ये देखते हैं आप, ठीक है सर। सर ये बुक में कौन सा चैप्टर है? ये बुक में नहीं है, ये नोट्स मैंने जो शेयर किए हैं उसमें है। बुक में ये बनता है, मैंने नोट्स शेयर कर दिए हैं, उसमें देख लीजिएगा। ओके सर। इसको आप ऑब्जर्व करें। मंडे को शायद आपकी क्लास नहीं होगी, मैंने कहीं जाना है, आपकी क्लास पहले को मुझे अरेंज करनी पड़ेगी। क्या मतलब सर, कर लें? हाँ शायद कल अरेंज कर ले सर। जल्दी बता दीजिए। मैं एक घंटे पहले बता दूंगा क्लास लेने से। सर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो करवा दें। मैं इसके रिलेटेड कल करवाऊंगा ना, ये आज तो आपने इसका स्पेसिमेन जो है फॉर्मेट को पढ़ना है, ध्यान करना है। कल मैं इसलिए क्लास लूंगा
कि इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके साथ में जो है वो शेयर कर दूं। ओके सर। वो ट्रेडिंग तो आप जाके इसको फ्री ना छोड़िएगा, इसको जाके आपने पढ़ना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है आपने। जी बेटा। ये लॉस प्रॉफिट पर ये यूज होता है अगर हम सर इनकम से बनना है। बेटा आवाज आपसे सही नहीं आ रही। क्या क्वेश्चन है? सर मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट और लॉस प्रॉफिट, और सर ये नहीं बनाएंगे अगर सर हमने इनकम शीट बना दी तो? नहीं फिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, तो कोई एक चीज हम कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों करवाई है, पेपर में मैंने दोनों टेस्ट करनी है। ठीक है सर। ओके सर। अटेंडेंस लगाने लगाओ। उसामा अख्तर। यस सर। जो नहीं आया उसकी अटेंडेंस, जो नहीं आया वो उसामा सलीम, ये भी आया होगा। यस सर। सर ये मोहम्मद जुबैर। पूछेंगे बाद में आपसे। मोहम्मद जुबैर। प्रेजेंट सर। राना आकाश। हमजा खान याजी। प्रेजेंट सर। सजावल किधर गया? मोहम्मद सजावल खान। मोहम्मद रहील। अजहर अब्बास, रोल नंबर 31। आदिल नवाज। साकिब। जुनेदुर रहमान। मोहम्मद अजहर अब्बास, रोल नंबर 49। अलियान अली रजा। प्रेजेंट सर। उमर फरूक। प्रेजेंट सर। बस ठीक है, बाकी आए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। फॉर्मेट के ऊपर अगर कर पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी बच्चा। ठीक है सर। और अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करें। ये देखें लाइनें लगी हुई हैं, ये येलो हुआ पड़ा है, ये सभी वही है जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है। देख लें ये देखें। 49 बेटा बाकी सबकी हो गई है। सर ये बंदा कितने सारी सब्जेक्ट